हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मेड सिंपल सीरीज में जो टॉपिक मैंने लिया था लिटिक लाइफ जर्नी, उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी 3 वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं जिसमें डिटेल में मैंने आपको लिटिक लाइफ जर्नी साइकिल के बारे में सिखाया है। आप उन वीडियोज़ को देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कंटेंट जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने लिया है, या जो क्वेश्चंस अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखाने वाली हूँ, सॉल्व कराने वाली हूँ, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कैटलिस्ट की जो MCQ बुक है 15th एडिशन में अवेलेबल है, जिसमें आपको लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे सेग्रीगेटेड मैनर में। और जो कंटेंट मैंने लिया है मटेरियल, जिससे मैंने आपको पूरी टीचिंग की है, वो मटेरियल आप इस बुक में पा सकते हैं, जो बुक है आपकी फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 की कैटलिस्ट पब्लिकेशन की। तो ये किताबें अगर आपके पास में है तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सीक्वेंस ईयर वाइज जो है, और इसके साथ साथ आपको जो थ्योरी बुक है उसमें आपको रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपको दिया गया है बैक्टीरियोफाज लेम्डा एंड P1 से, है ना। बैक्टीरियोफाज लेम्डा जो हमने टेम्पलेट के एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था, P1 फाज को भी मैंने लिटिक लाइफ जर्नी साइकिल का जो लास्ट वीडियो है उसके एंड में आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि P1 फाज थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपसे पूछे गए हैं और कौन सा फीचर दोनों में कॉमन नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको पता करना है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज देखिए, बैक्टीरियोफाज लेम्डा एंड P1 आर बोथ टेम्परेट फाज। और टेम्परेट फाज ऐसे होते हैं जो लिटिक लाइफ जर्नी दोनों साइकिल फॉलो कर सकते हैं। Which one of the following statements made about these phases and their lytic and life journey cycle in E. coli is incorrect? कि दोनों फाजेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ द लेम्डा एंड P1 फाज आर डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस। रिकॉल करिए, P1 फाज भी डबल स्टैंडर्ड DNA कैरी करता था और जो लेम्डा बैक्टीरियोफाज था उसमें भी डबल स्टैंडर्ड DNA था। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, करेक्ट है। सेकेंड पे आते हैं, इन देयर लाइसोजेनिक स्टेट इन E. coli while the lambda phage integrates into the genome, the P1 phage remains as low copy number plasmid। ये भी हमने देखा था P1 फाज में कि जो लेम्डा फाज होता है ये तो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ खुद को इंटीग्रेट कर लेता है कुछ इस तरीके से, लेकिन जो P1 फाज होगा ये सर्कुलराइज हो जाएगा प्लाज्मिड के फॉर्म में और इस तरीके से रेप्लिकेट करेगा। Coming to third statement, in their lysogenic state, both the lambda and P1 phage are integrated into the genome in E. coli। नहीं, E. coli में लेम्डा फाज तो खुद को इंटीग्रेट कर लेता है, लेकिन P1 फाज जो होता है ये प्लाज्मिड के फॉर्म में सर्कुलराइज हो जाता है, ये कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता है और यही करेक्टर P1 फाज को बाकियों से अलग बनाता है। कमिंग टू लास्ट स्टेटमेंट, इन देयर लिटिक साइकिल बोथ द फाजेस अकर इन प्लाज्मिड फॉर्म्स इन द E. coli। बिल्कुल, लिटिक में तो दोनों प्लाज्मिड फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि लिटिक में इंटीग्रेशन तो करना नहीं है इनको। लाइसोजेनी में बैक्टीरिया और होस्ट क्रोमो जो गेस्ट क्रोमोसोम है उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम लिटिक साइकिल की बात करें तो चाहे P1 फाज हो या फिर आपका बैक्टीरियोफाज, दोनों प्लाज्मिड फॉर्म में रहेंगे, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ में इंटीग्रेट नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। केवल C स्टेटमेंट आपका ऐसा है जो गलत है, जो कि लेम्डा फाज में आपको मिलता है, P1 फाज में इंटीग्रेशन नहीं मिलता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया आपको कुछ स्टेटमेंट और आपको पता करना है सारे स्टेटमेंट करेक्ट किस कॉम्बिनेशन में है। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट द लेम्डा इन्फेक्शन साइकिल। जो लेम्डा इन्फेक्शन साइकिल है उससे रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए, कॉम्पिटिशन बिटवीन CI एंड C2 जीन प्रोडक्ट डिटरमिन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइसोजेनी वर्सेस लिसिस। नहीं, याद करिए, जो CI जीन था ये एनकोड कर रहा था लेम्डा रिप्रेसर, जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, लाइसोजेनी के लिए, लाइसोजेनी के लिए। और जो हमारा C2 जीन था, है ना, जो C2 जीन था याद करिएगा, ये PRE के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो रिप्रेसर इस्टेब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि PRE वीक प्रमोटर था। PRE वीक प्रमोटर था और PRE के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ऑन तभी होता था जब C2 जीन से C2 प्रोटीन बनता था, है ना। तो कंपटीशन CI एंड C2 जीन के बीच में नहीं होता है। CI एंड C2 जीन दोनों लाइसोजेनी को फेवर करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कमिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, CI बाइंड्स OR1। CI जीन का जो प्रोडक्ट होता है लेम्डा रिप्रेसर, ऑब्वियसली वो OR1 पे बाइंड करता है, क्योंकि OR1 के लिए लेम्डा रिप्रेसर की एफिनिटी हाई होती है। मैंने सेकंड लेक्चर में कवर किया है टॉपिक। फर्स्ट वाइल क्रो बाइंड्स टू OR3 फर्स्ट, लेकिन जो क्रो है
ये OR3 पे बाइंड करता है, ये लेक्चर 3 में मैंने कवर किया है क्योंकि पहले हमने लाइसोजाइम सीखी थी, फिर लेटेक सीखा था। तो जो OR1 साइट है वो CI ऑक्यूपाई करता है और जो क्रो है वो R3 साइट ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि लेमडा की एफिनिटी कुछ इस तरीके से होती है, OR1 फॉलोड बाई OR2 फॉलोड बाई OR3। लेकिन जो क्रो की एफिनिटी है वो कुछ इस तरीके से होती है, OR3 फॉलोड बाई OR1, OR2 फॉलोड बाई OR1, है ना। तो क्रो CI OR1 पे बाइंड करेगा वाइल क्रो OR3 पे बाइंड करेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कमिंग टू थर्ड स्टेटमेंट, क्रो बाइंडिंग टू ऑपरेटर OR मीन्स ऑपरेटर साइट रिप्रेसेस CI ट्रांसक्रिप्शन, ये भी करेक्ट है। अगर क्रो OR3 पे जुड़ जाता था तो जो CI का ट्रांसक्रिप्शन था वो ऑफ हो जाता था, जिससे लेमडा रिप्रेसर नहीं बनता था। तो B एंड C स्टेटमेंट तो परफेक्ट है। Coming to last statement, rich medium favors lytic cycle because C2 is protected from cellular proteases। देखो जो रिच मीडियम है वो लिटिक फेवर करता है बिल्कुल, लेकिन लिटिक फेवर इसलिए नहीं होता है कि C2 डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिटिक फेवर इसलिए C2 प्रोटेक्टेड रहता है, C2 डिस्ट्रॉय होता है इसलिए लिटिक होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया गया है वो अपोजिट दिया गया, ध्यान से देखिएगा। और जो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट कवर की थी उसको रिकॉल करिएगा। रिच मीडियम का मतलब क्या है, जब बैक्टीरियल कंडीशन अच्छी है, जब बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी है तो क्या होंगे, FTSH जीन के थ्रू FTSH प्रोटीएज बनेगा। FTSH प्रोटीएज जब बनेगा तो ये क्या करेगा, ये C2 को डिग्रेड करेगा। जब C2 डिग्रेड होगा तब लिटिक होगी, है ना। और यहां पर दिया क्या गया है, रिच मीडियम फेवर्स लिटिक साइकिल, यहां तक तो सही है, लेकिन जो उसका रीजन दिया गया बिकॉज C2 इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेलुलर प्रोटीएज, ये स्टेटमेंट गलत है ना। रिच मीडियम लिटिक साइकिल फेवर करेगा लेकिन C2 को डिस्ट्रॉय करने के बाद, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन B एंड C, ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। B एंड C वाले कॉम्बिनेशंस करेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको इनका कंटेंट दिखाऊं तो आप जाएंगे, जब जो हम लोगों ने इससे पहले पूरी कहानी पढ़ी थी रिलेटेड टू लेमडा एंड ऑल, जो सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाई थी, उनमें आपको पूरी ये डिटेल मिल जाएगी। और जो बुक मैंने अभी आपको दिखाई वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कैटलिस्ट पब्लिकेशन की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका अगेन ऑपरेटर रिप्रेसर की बाइंडिंग एंड उसका जो एक्सप्रेशन है उससे रिलेटेड है। बैक्टीरियोफाज लेमडा प्रोटीन CI एंड क्रो आर क्रूशल रेगुलेटर्स ऑफ लाइसोजेनी एंड लिटिक साइकिल्स ऑफ द बैक्टीरियोफाज। बिल्कुल, CI जीन लेमडा रिप्रेसर क्रो प्रोटीन, क्रो जीन क्रो प्रोटीन, एंड ये दोनों जो जीन्स हैं ये क्रूशल स्टेप परफॉर्म करते हैं, मतलब इनके थ्रू ये डिसीजन होता है कि लिटिक होनी है कि लाइसोजेनी होनी है। These protein bind to rightward operator region consisting of R1, R2 and OR3 shown below, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। Now इसमें आपको पता करना है कि which one of the following statements about the regulation by CI and CRO protein is correct। सेकेंड लेक्चर में और कुछ थर्ड लेक्चर में इसका टॉपिक मैंने कवर किया है। तो पहले देखिए, क्रो बाइंडिंग टू OR3 एक्टिवेट्स एक्सप्रेशन ऑफ CI जीन। जब क्रो ऑपरेटर साइट ऑक्यूपाई करेगा तो लिटिक होगी, लाइसोजेनी बिल्कुल नहीं होनी। सो क्रो बाइंडिंग टू R3 एक्टिवेट नहीं करेगा, ये रिप्रेस करेगा, ये रिप्रेस करेगा जो है एक्सप्रेशन ऑफ CI जीन को, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। CI बाइंडिंग टू OR3 एक्टिवेट्स एक्सप्रेशन ऑफ CI एंड रिप्रेस द रिप्रेशन ऑफ क्रो। देखो CI की बाइंडिंग जब OR3 पे होती है तब होती है, CI जीन का जो प्रोडक्ट लेमडा है वो OR3 पे तब बाइंड करता है जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जब इसको नेगेटिव ऑटो रेगुलेशन करना होता है। सो CI बाइंडिंग टू OR3 एक्टिवेट नहीं करता है CI जीन के एक्सप्रेशन को, सप्रेस करता है। और एंड रिप्रेस द एक्शन ऑफ क्रो के एक्सप्रेशन को रिप्रेस करने के लिए ये R1 और R2 पे बाइंड करता है। ठीक है, R3 पे अगर बाइंडिंग होगी तो CI को सप्रेस करेगा। ठीक है, कमिंग टू C स्टेटमेंट, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। CI बाइंडिंग टू OR1 एंड OR2 लीड्स टू रिप्रेशन ऑफ CI एंड क्रो। OR1 OR2 पे जब बाइंड करेगा CI का प्रोडक्ट लेमडा तो क्रो को ऑफ करेगा, CI को ऑफ नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। देखिए OR1 OR2 साइड से ओवरलैप कर रही थी PR साइड, PR साइड जो थी वो प्रमोटर थे लिटिक के लिए, तो लिटिक ऑफ होगा ना कि लाइसोजेनी। ठीक है, तो C भी गलत हो गया। कमिंग टू D स्टेटमेंट, CI बाइंडिंग टू OR1 एंड OR2 लीड्स टू हायर एक्सप्रेशन ऑफ CI एंड रिप्रेशन ऑफ क्रोजीन, ये करेक्ट है क्योंकि ये पॉजिटिव ऑटो रेगुलेशन का रोल आपको दिया गया कि CI का जो प्रोडक्ट है लेमडा जब R1 पे R2 पे जुड़ता है
तो क्या करता था, पीआरएन के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन को सपोर्ट करता था, जिससे कि सीआई का एक्सप्रेशन ऑन रहता था और OR3 साइट जो OR1 OR2 से ओवरलैप PR साइट थी जो क्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वो यहाँ पर ऑफ रहेगी। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका ट्रू है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें आपके इनकरेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी नवंबर 20 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पर आपको कई सारे म्यूटेंट्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसकी भी पूरी डिटेल हम लोगों ने सीखी है क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट में। यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया कि क्लियर प्लैक्स आर फॉर्म इन क्यू म्यूटेंट्स। देखिए क्यू याद करिए, क्यू कौन सा जीन था, डिलेड अर्ली जीन था। ठीक है, पहले इमीडिएट अर्ली जीन आपने पढ़ा था, फिर डिलेड जीन पढ़ा था और फिर लेट जीन पढ़ा था। तो क्यू जीन तो हमें चाहिए लिटिक के लिए, क्योंकि लिटिक में क्लियर प्लैक्स बनेंगे। अगर क्यू म्यूटेंट हो जाएगा तो क्लियर प्लैक बिल्कुल नहीं बनेगा। क्लियर प्लैक बनने के लिए क्यू म्यूटेंट चाहिए, क्योंकि जब बैक्टीरियल एक्सटिंक्शन होगा, बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन होगा, तभी हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लियर प्लैक देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ए गलत हो गया। कमिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, नो प्लैक्स आर फॉर्म इन नट म्यूटेंट। देखिए जो नट म्यूटेंट होते हैं, जो नट साइट होती है, वो एन प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी होती है। जो एन जीन एन प्रोटीन बनाता था, जो एंटी टर्मिनेटर के तरीके से काम करता था, जो इमीडिएट अर्ली जीन था। याद करिए, जो इमीडिएट अर्ली जीन एन का प्रोडक्ट था, ये एंटी टर्मिनेटर के तरीके से काम करता था, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन के तरीके से काम करता था, और इसके एक्सप्रेशन के लिए नट साइट की रिक्वायरमेंट थी। इस एन प्रोटीन के थ्रू ही C2 प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा था, और C2 प्रोटीन CI प्रोटीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा था पॉजिटिवली। तो कोई प्लैक नहीं बनेगा अगर नट म्यूटेंट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। कमिंग टू सी स्टेटमेंट, क्लियर प्लैक्स आर फॉर्म इन C2 म्यूटेंट, ये सही है। अगर C2 को डिग्रेड कर दिया जाएगा, अगर C2 म्यूटेंट रहेगा तो लाइसोजेनी नहीं होगी, लाइसोजेनी नहीं होगी तो लिटिक होगी, लिटिक होगी तो क्लियर प्लैक्स बनेंगे। सो ऑप्शन सी भी सही है। अभी देखते हैं किसमें आपको बी एंड सी मिल रहा है। सी कॉम्बिनेशन में आपको बी एंड सी मिल रहा है। फिर भी देख लेते हैं बाकी के कुछ स्टेटमेंट। टर्बिड प्लैक्स आर फॉर्म इन इंटीग्रेज म्यूटेंट, ये टर्बिड प्लैक्स आर फॉर्म इन इंटीग्रेट, ये भी गलत दिया गया। देखिए अगर इंटीग्रेज में म्यूटेशन हो जाएगा तो टर्बिड प्लैक्स कहाँ से बनेंगे। टर्बिड प्लैक का मतलब लाइसोजेनी। जब बैक्टीरिया होस्ट और गेस्ट का क्रोमोसोम मिल जाएगा, किससे मिलेगा, इंटीग्रेज से मिलेगा। अगर इंटीग्रेज को हम म्यूटेट कर देंगे तो लाइसोजेनी कहाँ से होगी, लाइसोजेनी होगी, तभी टर्बिड प्लैक्स मिलेंगे। तो डी वाला भी गलत है, डी गलत है तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी गलत है, ये भी कॉम्बिनेशन गलत है। क्लियर प्लैक्स फॉर्म पी म्यूटेंट में, नो प्लैक्स फॉर्म इन CI म्यूटेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आप पे गलत है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंटेंट से ही है। एक और बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके आपसे पूछा गया था, लेमडा जो बैक्टीरियोफाज था उसके कैरेक्टर पे। क्वेश्चन पहले देखिएगा, द लेमडा एंड P22 फाज, दो बैक्टीरियोफाज लिए गए, एक लेमडा और एक P22, आर टू रिलेटेड लेमडोइड बैक्टीरियोफाजेस, ए रिकॉम्बिनेंट लेमडा। एक म्यूटेंट वर्जन लेमडा का प्रिपेयर किया गया, दैट इज नोन एज लेमडा MUT। MUT रिप्रेजेंट्स फॉर म्यूटेंट, was derived from the wild type lambda phage by replacing its CI repressor gene। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, एंड CI बाइंडिंग साइट, कि CI का जो प्रोडक्ट था लेमडा रिप्रेसर, वो जहां बाइंड करता था, एज वेल एज जो CI जीन था जो लेमडा रिप्रेसर को एनकोड करता था, इन दोनों जीन्स को, इन दोनों साइट्स को म्यूटेट कर दिया गया। एंड विद दोज फ्रॉम द P22 फाज, और रिप्लेसमेंट किससे किया गया, P22 फाज से। Both the lambda WT and lambda MUT were used independently to infect Escherichia coli strain, overproducing the lambda WT CI repressor। Following outcomes were surmised। कि इन्होंने क्या किया कि दोनों जो वाइल्ड टाइप लेमडा था और जो ये था, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, बोथ द लेमडा WT, जो लेमडा म्यूटेंट वाला था, एंड लेमडा म्यूटेंट वर यूज्ड इंडिपेंडेंटली। म्यूटेंट वाले को और वाइल्ड टाइप वाले लेमडा को इन्होंने एक ईस्चेरिशिया कोलाई स्ट्रेन पे इन्फेक्ट कर दिया, जिसमें कि जो स्ट्रेन में ओवर प्रोड्यूसिंग लेमडा WT CI रिप्रेसर था, जिसमें ऑलरेडी CI रिप्रेसर ओवर एक्सप्रेस हो रहा था।
ऐसे स्ट्रेन में इसमें जो है इसके साथ में इकोलाई की ऐसी स्ट्रेन में इसको इंजेक्ट कर दिया गया। अब आपसे आउटकम पूछा गया कि इन्फेक्शन विद लेमडा W2 विल लाइज द ई कोलाई सेल्स। इन्फेक्शन विद लेमडा वाइल्ड टाइप विद लाइज द ई कोलाई सेल्स। देखो अगर हम वाइल्ड टाइप की बात करें तो वाइल्ड टाइप में तो लेमडा हमारा था, वाइल्ड टाइप में तो लेमडा था ऑलरेडी, उसमें तो हमने हटाया नहीं था, तो वो लाइज कैसे करेगा सेल को? लाइज करने का मतलब लिटिक वाले जीन एक्सप्रेस होने चाहिए। लिटिक वाले जीन तब एक्सप्रेस होते जब सीआई जीन म्यूटेट रहता। तो वाइल्ड टाइप में तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, वाइल्ड टाइप में तो सीआई वाला जीन, सीआई बाइंडिंग साइट सब ऑन थी, तो वहां पर लिसिस कैसे हो जाएगी? इन्फेक्शन विद लेमडा वाइल्ड टाइप विल लाइज द ई कोलाई यूज, नहीं, वो ई कोलाई को लाइज नहीं करेगा क्योंकि ई कोलाई में ऑलरेडी लेमडा रिप्रेसर बन रहा है, तो वहां पर लाइसोजेनी होनी है। क्योंकि भाई देखो जिस ई कोलाई स्ट्रेन में हम इसको इन्फेक्ट कर रहे हैं वो लेमडा जो है सीआई रिप्रेसर का ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर लेमडा बन रहा है फिर लिसिस कहाँ पे होगी? फिर तो लाइसोजेनी होगी ना। कमिंग टू सेकंड वन, इन्फेक्शन विद लेमडा वाइल्ड टाइप विल इनवेरिएबली स्टैब्लिश लाइसोजेनी इन द ई कोलाई यूज। डेफिनेटली जो लेमडा वाइल्ड टाइप है वो लाइसोजेनी ही स्टेबल करेगा, ठीक है। कमिंग टू थर्ड स्टेटमेंट, इन्फेक्शन विद लेमडा म्यूटेंट विल लाइज द ई कोलाई सेल। देखो लेमडा म्यूटेंट लाइज करेगा सेल को, क्यों लाइज करेगा? क्योंकि लेमडा म्यूटेंट में हमने सीआई जीन को भी सप्रेस कर दिया है, सीआई जीन का प्रोडक्ट लेमडा रिप्रेसर नहीं बन रहा है, और जो लेमडा बाइंडिंग सीआई बाइंडिंग साइट थी, मतलब जो लेमडा की बाइंडिंग साइट थी वो भी हमने सप्रेस कर दी है ना। तो चाहे कितना भी यहाँ पर हम ओवर एक्सप्रेशन कराएं लेमडा रिप्रेसर का, ये लिसिस ही शो करेगा, यहाँ पर लाइसोजेनी नहीं होगी। इन्फेक्शन विद लेमडा म्यूटेंट विल इनवेरिएबली लाइसोजेनी, है ना, म्यूटेशन वाले में तो लाइसोजेनी नहीं होगी, यहाँ पर तो आपको लिटिक देखने को मिलेगी। तो आपका कॉम्बिनेशन सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इस पार्ट से। एक क्वेश्चन और है आपका दिसंबर 2019 का, इसमें क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स can act as a positive and negative regulator on binding of the same DNA element, ठीक है, कि सेम DNA एलिमेंट पे कौन सा मॉलिक्यूल, याद करिए सीआई जीन का जो प्रोडक्ट था लेमडा रिप्रेसर, लेमडा रिप्रेसर ये जो था ये एक्टिवेटर के तरीके से भी काम कर रहा था और ये नेगेटिव रिप्रेसर की तरीके से भी काम कर रहा था। लेमडा रिप्रेसर ही नेगेटिव रेगुलेटर की तरीके से भी काम कर रहा था, याद करिएगा, नेगेटिव रेगुलेटर की तरीके से भी काम कर रहा था। तो जो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर दिया गया उसका आंसर हो जाएगा लेमडा सीआई जीन, है ना। पॉजिटिव ऑटो रेगुलेशन और पॉजिटिव नेगेटिव ऑटो नेगेटिव रेगुलेटर हमने पढ़ा था, है ना, तो ये लेमडा सीआई रिप्रेसर हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेमडा प्रोटीन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर आपको लेमडा रिप्रेसर सीआई प्रोडक्ट डायरेक्टली दे दिया गया था और यहाँ पर जीन का नाम पूछ लिया गया, तो सीआई प्रोटीन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सीआई प्रोटीन ही सीआई जीन के थ्रू बन रहा है, लेमडा रिप्रेसर ही सीआई जीन के थ्रू बन रहा है, चाहे आप सीआई प्रोटीन लिखो या फिर सीआई जीन लिखो, है ना। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोलर के तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है, इन द लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ लेमडा फाज, जब लाइसोजेनी होगी फिर क्या होगा, सीआई ऑन रहेगा और क्रो ऑफ रहेगा। सीआई ऑन रहेगा तभी लेमडा बनेगा, लेमडा बनेगा तो लाइसोजेनी स्टेबल होगी। सो यहाँ पर क्या होगा, बोथ सीआई क्रो ऑन नहीं, बोथ सीआई क्रो ऑफ नहीं, सीआई इज ऑन वाइल क्रो इज ऑफ, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लिटिक की बात करें, अगर लिटिक की बात करें तो क्या होगा, क्रो ऑन रहेगा और सीआई ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर लिटिक होगी तो क्रो ऑन रहेगा और सीआई ऑफ रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत बड़ा सा है बट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखी है सेकंड थर्ड लेक्चर में वो आप यूज करेंगे। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दे दिया गया, बैक्टीरियोफाज लेमडा का जेनेटिक पूरा स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया। एंड द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर ड्यूरिंग द फाज इन्फेक्शन में बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, कि इसमें जो अलग अलग तरीके के रेगुलेटरी जीन्स हैं एंड बाकी जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट पर फोकस करिएगा जो आपने पढ़ा है मेरे साथ सब कुछ। एन एंड क्यू प्रोटीन एक्ट एज एंटी टर्मिनेटर, पढ़ा है हमने। एन प्रोटीन इमीडिएट अर्ली जीन था जो डिलेड अर्ली जीन के लिए एंटी टर्मिनेटर के तरीके से काम करता था, और जो क्यू प्रोटीन था ये डिलेड जीन था जो लेट जीन के लिए एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन के तरीके से काम कर रहा था। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कमिंग टू सेकेंड वन, सी आई एक्ट्स ओनली एज रिप्रेसर, अभी तो हमने पढ़ा सी आई का जीन का जो प्रोडक्ट है लेमडा ये एक्टिवेटर के तरीके से भी काम करता है,
PRM के लिए और नेगेटिव कंट्रोलर के तरीके से भी काम करता है क्रो के लिए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कमिंग टू थर्ड वन, C2 एक्ट एज ए रेट्रोरेगुलेटर, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि C2 प्रोटीन जो था ये PRE के थ्रू रिप्रेसर को स्टैब्लिश कर रहा था, PI के थ्रू इंटीग्रेस को स्टैब्लिश कर रहा था और PAQ के थ्रू क्यू जीन को सप्रेस कर रहा था। तो ये रेट्रो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। डी देखिए, CI एंड C2 बोथ एक्ट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर। यस, CI जीन एक्टिवेटर और इनहिबिटर की तरीके से काम करेगा, रिप्रेसर की तरीके से। और C2 भी याद करिएगा, C2 क्या कर रहा था, PRE के लिए एक्टिवेटर, PI के लिए एक्टिवेटर, बट PAQ के लिए नेगेटिव कंट्रोलर की तरीके से और रिप्रेसर की तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि एंटीसेंस आरएनए एनकोड कर रहा था। तो A, C एंड D कॉम्बिनेशन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर है ना D आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया है जहां पर आपको बैक्टीरियोफाज लेम्डा का स्ट्रक्चर बना के दिया गया और आपसे पूछा गया है कि ये जो डायग्राम है इसमें से कौन सा ऑप्शन 100% परफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि जो 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनसे आपको कुछ गेन हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी और अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई क्वेरी अगर आपके मन में हो तो जरूर से पूछिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए 4 मार्क्स वाले, अभी भी आप MCQ बुक उठाएंगे कैटलिस्ट की तो आपको और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और वीडियोज जो हम लेके आ रहे हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।